हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विजडम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। हमने लास्ट 3 क्लासेस में जो यूजीसी नेट ज्योग्राफी के पीवाईक्यू है वो डिस्कस किए, जिसमें हमने 2024 के पेपर डिस्कस कर लिए। 23 दिसंबर और जून वाले सेशन के ये तीनों पेपर हमने डिस्कस कर लिए। अब हम देखेंगे 2022 वाला। 2022 में जो दिसंबर में पेपर हुआ था उसको आज डिटेल में यहाँ पे एनालाइज करते हैं कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से टॉपिक है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला विच ऑफ द फॉलोइंग जियोमॉर्फिक फिनोमिना मूव्स फास्टेस्ट। तो इनमें कौन सा ऐसा फिनोमिना है जो सबसे स्पीड जिसकी सबसे ज़्यादा रहती है। इसका अगर याद हो तो आपको लास्ट क्लास में भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, जिसमें हमें मड फ्लो, अर्थ फ्लो, सोलिफ्लेक्शन इनको स्पीड के अकॉर्डिंग अरेंज करना था। आज वाले में हमें पूछ रखा है कि हाईएस्ट स्पीड इसमें किसकी रहती है। तो इसमें रहेगी डेब्रीज अवेलांचे की। नेक्स्ट है, हाउ मेनी मिनिमम सिस्मिक स्टेशन डेटा इज रिक्वायर्ड टू मैप द एपिसेंटर ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के एपिसेंटर को अगर हमें मेजर करना है तो उसके लिए कितने सिस्मिक डेटा स्टेशन हमें चाहिए। तो इसके राइट आंसर होगा 3। 3 स्टेशन के डेटा को हम एक साथ कंपाइल करके जो अर्थक्वेक है उसको मेजर करते हैं। इसको बोलते हैं ट्राइंगुलेशन मेथड भी बोलते हैं। वो स्टेटेड दैट द वैली साइड स्लोप्स गिव्स ए क्लू टू द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सोजेनेटिक एंड इंडोजेनेटिक प्रोसेसेस। तो इसका राइट आंसर होगा पेंक। पेंक ने बताया था, पेंक और डेविस के मॉडल में यही डिफरेंस था कि डेविस का मॉडल था उसमें वो था टाइम डिपेंडेंट मॉडल, और उसमें जो इंडोजेनेटिक फोर्सेस थे और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस थे वो सेपरेटली काम कर रहे थे। वहीं पेंक के मॉडल में दोनों एक साथ काम कर रहे थे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। सो अर्थ के मैग्नीट्यूड से कौन सा इसमें रिलेटेड नहीं है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डैमेज सीवियरिटी। कि डैमेज सीवियरिटी और मैग्नीट्यूड का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, क्योंकि डैमेज के लिए बाकी अदर कंडीशंस भी वेरी करती है कि कौन से एरिया में अर्थक्वेक आ रहा है या फिर वहाँ की बिल्डिंग्स की कंडीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे डैमेज सीवियरिटी को एनालाइज किया जाता है। विच एटमोस्फेरिक गैस इज प्राइमरी इंग्रेडिएंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। सो फोटोकेमिकल स्मोक, इसको हम पीसीएस भी बोलते हैं। तो इसका प्राइमरी इंग्रेडिएंट या प्राइमरी गैस कौन सी होती है इसमें। तो राइट आंसर होगा ओजोन। नेक्स्ट है, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हाइट ऑफ ट्रोपोपोज इन किलोमीटर ओवर पोलर एरियाज और मिडल लेटीट्यूड्स एंड ओवर इक्वेटर। सो ट्रोपोपोज की हाइट पूछी गई है, पोलर एरिया, फिर मिड लेटीट्यूड में, फिर इक्वेटर पे। पोलर पे हमें पता है कि इसकी हाइट मिनिमम रहती है, तो ये रहती है 9 किलोमीटर। मिड लेटीट्यूड में होती है 11 किलोमीटर, और जो इक्वेटर है वहाँ पे ट्रोपोस्फियर की हाइट होती है, ट्रोपोपोज की हाइट होती है 16 किलोमीटर। राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, फ्रॉम अर्थ हीट बजट। हीट बजट से हमें बताना है, आउट ऑफ टोटल इनकमिंग रेडिएशन व्हाट परसेंटेज इज रिफ्लेक्टेड बैक टू स्पेस। इसमें स्पेस में कितना परसेंटेज वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इसमें हम इंसोलेशन में हीट बजट से रिलेटेड इनकमिंग सोलर रेडिएशन, आउटगोइंग सोलर रेडिएशन का परसेंटेज पढ़ते हैं। ओवरऑल जो स्पेस में रिफ्लेक्टेड होती है वो रहती है अबाउट 30%। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ लाइटनिंग हैज पोटेंशियल टू कॉज मोर डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो इसमें ऑप्शन देखें तो क्या, इंटर क्लाउड लाइटनिंग। इंटर क्लाउड लाइटनिंग क्या होती है कि एक दो क्लाउड्स के बीच में जब एनर्जी का एक्सचेंज होता है तो होती है इंटर क्लाउड लाइटनिंग। सेकेंड है पॉजिटिव क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग। पॉजिटिव क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग में क्या होता है कि जो क्लाउड्स है वहाँ से पॉजिटिव पार्टिकल्स का डिस्चार्ज होता है और वो ग्राउंड पे पहुँचते हैं। इसकी वजह से सबसे ज़्यादा डैमेज देखने को मिलता है। नेक्स्ट है नेगेटिव क्लाउड टू ग्राउंड लाइटिंग, और अगला इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग। सो राइट आंसर हमारा होगा पॉजिटिव क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच एडवोकेट्स टू थिंक दैट द मोस्ट इफेक्टिव फिलोसॉफिकल ग्राउंड ऑफ प्रोटेक्टिंग द नेचुरल इन्वायरमेंट इज टू थिंक इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्टिंग नेचुरल ब्यूटी। सो अगर इन्वायरमेंट को बचाना है हमें तो इन्वायरमेंट को एक नेचुरल ब्यूटी या फिर एक नेचुरल रिसोर्स के रूप में हमें इसको बचाना चाहिए। ये कौन सा इनमें से फिनोमिना है वो इसको प्रोपोनेंट करता है। तो इसका होगा इन्वायरमेंटल एस्थेटिक्स। नेक्स्ट है मेरा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम बायोमास इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो ये अगर लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो तो एक्वेटिक इकोसिस्टम से रिलेटेड आया था कि मैक्सिमम बायोमास कौन से लेवल पे रहता है। इसमें हमें पूछा है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में मैक्सिमम बायोमास कौन से लेवल पे पाया जाता है। तो ये इसका आंसर होगा प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स में हाईएस्ट बायोमास होता है एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। एक्वेटिक इकोसिस्टम में ये सेकेंडरी और टर्सरी लेवल पे पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन्युफैक्चर ऑफ बायोमास बाय ऑर्गेनिज्म
दैट ईट प्लांट इज टर्म्ड एज। सो जो प्लांट्स को खाते हैं वो वाले मैन्युफैक्चरर, वो वाले कंज्यूमर्स क्या कहलाते हैं? तो इसका हमारा रहेगा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होती है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? जो प्रोड्यूसर्स को खा के उसके बाद जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं वहाँ से जो प्रोडक्टिविटी होती है उसको हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। उसके बाद जो सेकेंडरी लेवल पे आती है उसको बोलते थे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट हमारा है डिजास्टर रिडक्शन एंड मैनेजमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ पोस्ट डिजास्टर स्टेज। एक तो होता है प्री डिजास्टर, एक होता है पोस्ट डिजास्टर। प्री डिजास्टर में हम क्या करते हैं? प्री डिजास्टर में करते हैं वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, डिजास्टर प्रेडिक्शन, डिजास्टर वार्निंग, ये सब प्री डिजास्टर की कंडीशंस है। रिहेबिलिटेशन वाला जो ऑप्शन है ये पोस्ट डिजास्टर की एक्टिविटी, डिजास्टर की घटना होने के बाद जो हम एक्शन लेते हैं वो रिहेबिलिटेशन ये वाला उसमें इंक्लूड होगा। तो राइट आंसर होगा रिहेबिलिटेशन। नेक्स्ट है, इसमें पूछा है हमें मोस्ट सेंसिटिव बैरोमीटर ऑफ फिटनेस ऑफ सोशल इन्वायरमेंट फॉर ह्यूमन लाइफ। सो अगर हमें किसी एरिया की सोशल लाइफ या फिर हेल्थ कंडीशन को अगर मॉनिटर करना है या फिर एनालाइज करना है तो उसके लिए हम इनमें से कौन से पैरामीटर को देखेंगे? तो इसका आंसर होगा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, कि जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें से कितने जिंदा रह रहे हैं। आईएमआर को किसी एरिया की देख के हम एनालाइज कर सकते हैं कि वहाँ की हेल्थ कंडीशन किस तरह की रही होगी। नेक्स्ट है, वो अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट यूज द टर्म इक्यूमेन एंड नॉन इक्यूमेन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इनहेबिटेटेड एंड अनइनहेबिटेटेड पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस। सो एक्यूमीन एंड नॉन एक्यूमीन वाला जो क्लासिफिकेशन था वो ज्योग्राफिकल थॉट में कौन से स्कॉलर ने सबसे पहले यूज किया था? तो इसका आंसर रहेगा हमारा ग्रीक जियोग्राफर्स ने सबसे पहले इक्यूमेन और नॉन इक्यूमेन वाला एरिया का क्लासिफिकेशन किया था। अगला हमारा है कि पॉपुलेशन इज द पॉइंट ऑफ रेफरेंस फ्रॉम विच ऑल द अदर एलिमेंट्स आर ऑब्जर्व्ड एंड डिराइव सिग्निफिकेंस एंड मीनिंग्स। ये वाली जो डेफिनेशन है किसके द्वारा दी गई थी? तो पॉपुलेशन से रिलेटेड हम पढ़ते हैं कि जीटी तिरवारता का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन में रिसर्च की गई है और जितने भी अपनी पॉपुलर थ्योरीज है वो जीटी तिरवारता के द्वारा ही दी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा जीटी तिरवारता। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट फंक्शंस ऑफ द टाउन। फंक्शंस ऑफ टाउन में देखे कल्चर एंड रिक्रिएशन ये टाउन का फंक्शन है, फिर है ट्रांसपोर्टेशन, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, फिशिंग एंड फार्मिंग ये टाउन की एक्टिविटी नहीं है, रूरल एरियाज या कोस्टल एरिया की एक्टिविटी हो गई। आइडेंटिफाई द वर्ल्ड्स लीडिंग कंट्री इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ कमर्शियल सर्विसेज इन 2021 एज पर WTO रिपोर्ट। सो 2021 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में लीडिंग कंट्री कौन सी थी। राइट आंसर होगा यूएसए। सो WTO से रिलेटेड ऑलमोस्ट हर ईयर 2 या 3 क्वेश्चन आते ही है। एक तो उनकी रिपोर्ट है उससे रिलेटेड, दूसरा इसके जो एग्रीमेंट्स हुए थे उनसे रिलेटेड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द ब्रॉड 5 सोशियो इकोनॉमिक थीम्स इन एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। सो नीति आयोग का जो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम था उसके 5 कंपोनेंट्स थे, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा उसमें इंक्लूड नहीं था। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन उनमें से एक इंडिकेटर है, फाइनेंशियल इंक्लूजन भी है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन ये वाला इसमें रहेगा सही आंसर हमारा, ये उसमें इंक्लूड नहीं है। इसमें फोर्थ वाला हम देखें तो रहेगा एजुकेशन का, और फिफ्थ जो इंडिकेटर था इसमें वो है एग्रीकल्चर। नेक्स्ट हमारा एन एरिया इज पुअर बिकॉज इट इज पुअर, ये किसके द्वारा बताया गया था या इससे रिलेटेड किसकी थ्योरी थी? तो इसका राइट आंसर है ग्युनार मिडाल्स की क्यूमुलेटिव कोजेशन थ्योरी। मिडाल की थ्योरी से भी ऑलमोस्ट हर साल एक क्वेश्चन आ ही रहा है। इसमें मिडाल ने बताया था कि अगर कोई एरिया में ग्रोथ अच्छी हो रही है या फिर कहीं पे रिसोर्स है इसीलिए वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, और कोई गरीब इसलिए है क्योंकि वहाँ पे कोई रिसोर्सेस है ही नहीं, तो यहाँ से हमारा वो विस्कस साइकिल ऑफ पॉवर्टी उसका ओरिजिन भी इसी थ्योरी से होता है। नेक्स्ट है, इन विच कंट्री मैग्नेटाइट ओर्स आर माइन एट द किरूना एंड गैलीवेरी, ये दो साइट्स है, यहाँ पे कौन सी कंट्री में ये स्थित है जहाँ पे मैग्नेटाइट ओर्स का प्रोडक्शन होता है? राइट आंसर होगा स्वीडन। नेक्स्ट है, इन 2021 विच कंट्री वाज द लीडिंग स्टील प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ द वर्ल्ड। सो स्टील की लीडिंग प्रोड्यूसर कौन थी? इसका राइट आंसर होगा चाइना। यह भी अगर आपको याद हो लास्ट क्लास में हमने देखा था, क्वेश्चन आ रखा था, स्टेटमेंट में दे रखा था कि इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टील प्रोडक्शन, तो स्टेटमेंट गलत था क्योंकि उसमें हमने बताया था चाइना है वर्ल्ड में लीडिंग प्रोड्यूसर। नेक्स्ट है, टेक्नोपोलिस सिलिकॉन फॉरेस्ट और सिलिकॉन वैली ये दोनों कौन सी सिटीज़ के आसपास लोकेटेड है? तो इसका आंसर होगा सिलिकॉन फॉरेस्ट जो है ये सिएटल के पास, और सिलिकॉन वैली है ये सैन फ्रांसिस्को। राइट आंसर ऑप्शन 3। आइडेंटिफाई द सिटी फ्रॉम द फॉलोइंग वे 27th मीटिंग ऑफ COP वाज हेल्ड। सो ये COP 2021 में हुआ था,
तो उसका हमें पूछा गया, इसका राइट आंसर था शर्म एल शेख। अभी हमें देखना है कि अभी हाल फिलहाल में सीओपी की मीटिंग्स कहाँ पे हो रही है। सो अभी सीओपी 29 की मीटिंग 2024 में हुई है और सीओपी 30 की मीटिंग 2025 में होगी। ये आप याद रख लीजिए क्योंकि ये मोस्ट प्रोबेबली अगले एग्जाम्स में पूछे जाने की ज़्यादा संभावना रहेगी। 29 वाला ये हुआ था बाकू अजरबैजान में, बाकू अजरबैजान, ये हुआ नवंबर 2024। और सीओपी 30 ये 2025 में होगा, ये होगा ब्राज़ील में, बेलेन में, ये होगा ब्राज़ील में। नेक्स्ट है हमारा फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड। अफ्रीका के हमें रीजन दिए गए और इनको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है अंडर नरिशमेंट के बेस पे। सो इसका हम राइट आंसर देखें तो इसका रहेगा, देखो सबसे ज़्यादा जो अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन है या फिर माल न्यूट्रिशन से अफेक्टेड वाली कंट्रीज है उसमें रहता है हमारा अफ्रीका का ईस्टर्न पार्ट वाला, फिर रहता है वेस्टर्न पार्ट, फिर सदर्न पार्ट, फिर नॉर्दर्न पार्ट। तो इसमें देखें राइट आंसर हमारा होगा ईस्टर्न पार्ट, ऑप्शन बी, फिर सब सारन अफ्रीका, उसके बाद वेस्टर्न अफ्रीका, फिर नॉर्दर्न अफ्रीका, ऑप्शन बी, ऑप्शन 2। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स आर रिटन बाय द अल्फ्रेड थेयर महान। महान से रिलेटेड हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जो सी पावर वाला जो कॉन्सेप्ट था, स्पाइकमैन की थ्योरी आई थी। स्पाइकमैन था वो महान की जो बुक्स थी उनसे ही इन्फ्लुएंस होकर उसने अपनी थ्योरी दी थी। तो ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो इसका पहली बुक है द इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर इन द हिस्ट्री, ये बुक महान के द्वारा लिखी गई है। द लाइफ ऑफ नेल्सन, इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर अपॉन फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड एम्पायर, द ज्योग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री, ये वाली बुक इसकी नहीं थी, ये हमें पता है मैकेंदर की बुक थी जिसके थ्रू उसने हेडलैंड थ्योरी दी थी। राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और सी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी कंट्री नेशन स्टेट के रूप में कंसिडर नहीं की जाती है। इसका आंसर होगा बेल्जियम। नेशन स्टेट क्या होता है, नेशन स्टेट वो वाली कंट्रीज को कहते हैं जहाँ की जो पॉपुलेशन होती है वो एक ही पर्टिकुलर इथनिसिटी से रिलेटेड होती है। जैसे हम देखें जापान में एक ही तरह का कल्चर पाया जाता है पूरी कंट्री में, वहाँ के लोग भी एक ही तरह की इथनिसिटी को फॉलो करते हैं। सेम इजिप्ट में, स्वीडन में है। जबकि बेल्जियम में हम देखते हैं, बेल्जियम में मल्टी रिलीजियस या फिर मल्टी लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज पाई जाती है, इसलिए वो एक नेशन स्टेट के रूप में उसका एग्जाम्पल नहीं है। आइडेंटिफाई द स्कॉलर हु लेड द फाउंडेशन ऑफ डाइकोटोमी ऑफ सिस्टमेटिक वर्सेज रीजनल ज्योग्राफी। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। डाइकोटोमी वाला हम पढ़ते हैं फिजिकल वर्सेज ह्यूमन, इडियोग्राफिक वर्सेज नोमोथेटिक, रीजनल वर्सेज सिस्टमेटिक ज्योग्राफी। ये वाला जो क्लासिफिकेशन था ये दिया गया था वेरेनियस के द्वारा, बर्नार्ड वेरेनियस ने 1615 में एक बुक लिखी थी ज्योग्राफिका जनरलिस। 1615 में इसकी बुक आई थी ज्योग्राफिका जनरलिस, जिसमें इसने पहली बार बताया था कि ये जो ज्योग्राफी में डाइकोटोमी चल रही है उसका डिस्क्रिप्शन दिया था। नेक्स्ट, हु वाज द ऑथर ऑफ 17 वॉल्यूम ऑफ ज्योग्राफिकल ट्रीटीज। तो ये बुक लिखी गई थी स्ट्रेबो के द्वारा 17 वॉल्यूम्स में। नेक्स्ट है, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन अबाउट साइज, शेप, सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ वर मेड बाय इरेटोस्थनीज एंड हिपार्कस एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो हमें उस सिटी का नाम बताना है जहाँ पे इरेटोस्थनीज और हिपार्कस रहते थे। तो इसका आंसर रहेगा अलेक्जेंड्रिया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफर। ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफर इनमें से कौन नहीं था। ये फुतवान की हम थ्योरी पढ़ते हैं, किर्क की थ्योरी भी पढ़ते हैं, ये दो तो ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफर है, सबको पता है। फिर क्रोप्टिकीन, ये वाला भी ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफर था। स्ट्रेबो है, ये ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफर नहीं था इसका, क्योंकि उस टाइम तक ये वाली डाइकोटोमी आई भी नहीं थी ज़्यादा, तो इसका स्पेसिफिक नहीं है कि स्ट्रेबो किस थीम का ज्योग्राफर था। नेक्स्ट है, एक्चुअल लेबर प्रोडक्टिविटी ऑफ फार्म्स वाज कंपेयर्ड विथ व्हाट कुड हैव बीन अचीव्ड अंडर ऑप्टिमाइजिंग डिसीजन मेकिंग बाय फार्मर्स एक्टिंग एज रेशनल इकोनॉमिक पर्सन्स। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये कौन से ज्योग्राफर के द्वारा दिया गया था कि जो फार्मर्स है वो डिसीजन मेकिंग में सारी रेशनल कंडीशंस या फिर जो ऑप्टिमम फार्म प्रोडक्टिविटी है उन सबको एनालाइज करके डिसीजन लेते हैं। तो इसका आंसर आएगा वोल्प्रेट ने ये सबसे पहले एनालाइज किया था फार्म कंडीशन से रिलेटेड। नेक्स्ट है, प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस इन पंजाब इज डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ इरिगेशन। तो ये वाला कौन से रिलेशनशिप का एक एग्जांपल है। हमें सिस्टम पढ़ते हैं बहुत सारे अलग अलग, जैसे सीरीज रिलेशन है, पैरेलल रिलेशन है, फीडबैक रिलेशन है। तो इसमें दे रखा है इरिगेशन की वजह से राइस का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। तो ये कौन सी सीरीज का कौन से रिलेशन का एग्जाम्पल होगा। इसका आंसर होगा सीरीज रिलेशन। सीरीज रिलेशन क्या होता है, जिसमें आपका जो आउटपुट है वो इनपुट पे डिपेंडेंट है और बाद में जो आउटपुट आ रहा है वो अगेन अगले इनपुट पे डिपेंडेंट है। तो इसमें देखें तो लैंड है,
लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो इरिगेशन पे डिपेंडेंट है, तो आउटपुट है ये इनपुट। फिर राइस है, राइस की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो ये इरिगेशन पे डिपेंडेंट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ बुक एंड ऑथर इज रॉन्गली मेज्ड? ह्यूमन ज्योग्राफी है वेलफेयर अप्रोच, ये डेविड स्मिथ की बुक थी, आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है इसमें ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफर्स डेविड हार्वे, ये ऑप्शन रॉन्ग रहेगा, डेविड हार्वे की ये बुक नहीं थी, ये बुक थी जोनासन की और साइडवेज की थी। नेक्स्ट है रेडिकल ज्योग्राफी आर पीट की, ये आंसर करेक्ट है। ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री लुइशियन फेब्रे, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, इसमें हमें पूछ रखा है एलिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी ग्राफ, इसमें हम क्या यूज करते हैं? तो इसका आंसर रहेगा स्पॉट हाइट। बाकी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, कंट्यूअर लाइंस, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये सब एलिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी ग्राफ से रिलेटेड नहीं है। स्पॉट हाइट क्या होती है? जो अल्टीट्यूड्स होती है, अल्टीट्यूड्स में माउंटेन्स में जैसी वेराइटी पाई जाती है, तो जो टोपोसीट हमारी बनती है उसमें हम स्पॉट हाइट के जरिए वो जो डिफरेंस आता है ऊपर नीचे जो भी अल्टीट्यूड में वेरिएशन होती है वो इसके जरिए हम दिखाते हैं। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ मैप्स आर कॉल्ड कार्टोग्राम्स? कार्टोग्राम्स कौन से मैप कहलाते हैं? मैप्स ऑन विच वेरी माइन्यूट डिटेल अबाउट वेरी स्मॉल एरियाज लाइक टाउन्स एंड विलेज आर गिवन। तो इसका हम देखें तो ये जो लार्ज स्केल मैप होती है, लार्ज स्केल मैप में जो माइन्यूट डिटेल होती है किसी एरिया की वो दिखाई जाती है, तो ये हमारा एग्जांपल है लार्ज स्केल मैप का, ये कार्टोग्राम का नहीं है। मिलियन सीट सर्वे ऑफ इंडिया, ये वाला भी इसका एग्जांपल नहीं है। नेक्स्ट है मैप ऑन विच डायग्राम एंड ग्राफ्स आर सुपर इम्पोज टू शो द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा कि जिसमें डायग्राम और ग्राफ को जो मैप है उसके ऊपर सुपर इम्पोज करते हैं जिसे स्पेशल वेरिएशंस देखने को मिलती है। रफ ड्राइंग विदाउट इसके लिए इनकरेक्ट है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लैंग्वेज ग्रुप मैच करेक्टली विद इट्स स्पीच एरिया? पहले नॉर्दर्न द्रविडियन, ये उड़ीसा के साथ, हमें इसमें पूछा करेक्टली मैच, ये वाला करेक्टली मैच है। नेक्स्ट हमारा है दार्डिक निकोबार आइलैंड, ये रॉन्गली मैच्ड है क्योंकि दार्डिक जो है ये वाली हमारी है इंडो आर्यन की, ये नॉर्थ वेस्टर्न जो पार्ट है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास वाला एरिया, उनमें दार्डिक लैंग्वेज बोली जाती है। मोन खमेर बोली जाती है झारखंड में था ये वाला रीजन, मोन खमेर रहेगा झारखंड नहीं, मोन खमेर रहेगा हमारा खासी जो एरिया है मेघालय में, जो खासी लैंग्वेज है वो इसका एग्जाम्पल है। फिर मुंडा हमें पता ही है झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इस वाले रीजन में मुंडा वाली लैंग्वेज होगी, तो राइट आंसर हमारा हो गया नॉर्दर्न द्रविडियन उड़ीसा में। अगले में हमें गैप दे रखे या पास दे रखे और कनेक्टेड सिटीज दे रखी है। पहला है सेनकोटा गैप, इसके आगे दे रखा है तिरुनवेली, तो सेनकोटा गैप तिरुनवेली ये आंसर करेक्ट है, ये तमिलनाडु में है दोनों ही। पालघाट गैप ये कोयम्बटूर, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। नेक्स्ट है बुरहानपुर गैप इटारसी यूपी, ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थालघाट अहमदाबाद, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट रहेगा क्योंकि थालघाट हमारा है महाराष्ट्र में जो नासिक है उसके आसपास का एरियाज है उसको कनेक्ट करने के लिए थालघाट का यूज किया जाता है, ना कि अहमदाबाद को, अहमदाबाद आ जाता है गुजरात में। नेक्स्ट में हमें दे रखा है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट दे रखे है और एसोसिएटेड रिवर्स दे रखी है, और जो इनकरेक्टली मैच है उसको बताना है। पहला है मेटाटिला बनास रिवर, सो मेटाटिला प्रोजेक्ट बनास रिवर, ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि जो मेटाटिला प्रोजेक्ट है ये वाला है हमारा बेतवा रिवर पे, ना कि बनास रिवर पे। दूसरा है बाणसागर सोन रिवर, ये करेक्ट है। यूकाई तापी रिवर और पापानासम ताम्रपारनी रिवर, ये बाकी तीनों करेक्ट है। हमारा मेटाटिला वाला इनकरेक्ट था क्योंकि मेटाटिला है बेतवा रिवर पे। अगला है लोवेस्ट सिस्मिक सेंसिटिव जोन में इनमें से कौन सा रीजन पाया जाता है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड रीजन, ये जो सेंट्रल पार्ट में पाया जाता है इंडिया का। गंगेज रीजन, कोंकण और गोदावरी, ये तीनों ही हाई सिस्मिक जोन्स में आते हैं। अगले में फिर हमें जो इनकरेक्टली मैच है वो बताना है। काल बैसाखी वेस्ट बंगाल, ये करेक्ट है। चेरी ब्लूजम आंध्र प्रदेश, ये वाला इनकरेक्ट रहेगा क्योंकि चेरी ब्लूजम है ये वाला हमारा होता है नॉर्थ ईस्ट में, जो अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, इन वाले एरियाज में चेरी ब्लूजम के नाम से जाना जाता है, जो प्री मानसून शावर्स होती है। मैंगो शावर्स कर्नाटका, बारदोली चेरा आसाम, ये तीनों करेक्ट है। फिर है टेम्परेचर डिक्रीज एज अल्टीट्यूड इंक्रीज, ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर से क्वेश्चन है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो ये कौन सी लेयर में होता है, कौन सी लेयर में डिक्रीज होता है जैसे जैसे हाइट बढ़ती है? तो ये हम पढ़ते हैं ट्रोपोस्फियर,
फिर आता है स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मीजोस्फीयर, फिर थर्मोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर में इंक्रीज होता है, स्ट्रेटोस्फीयर में वापस डिक्रीज होता है, मीजोस्फीयर में इंक्रीज होता है, थर्मोस्फीयर में डिक्रीज होता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ट्रोपोस्फीयर वाला और मीजोस्फीयर वाला, टी और ट्रोपोस्फीयर और मीजोस्फीयर, आंसर बी और सी। इन दो में टेम्परेचर डिक्रीज होगा, इसमें भी डिक्रीज होगा और इसमें डिक्रीज होगा, इसमें इंक्रीज हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर में, और थर्मोस्फीयर में भी इंक्रीज हो जाएगा। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम कौन कौन से है इसमें, तो वेटलैंड वाला एक्वेटिक इकोसिस्टम में आता है और डेल्टा वाला एक्वेटिक इकोसिस्टम में आता है, आंसर होगा बी और सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग का कौन कौन सा एग्जांपल है, मूवमेंट ऑफ रॉक्स अलोंग फ्रैक्चर। सो रॉक्स का मूवमेंट हो रहा है तो ये आएगा हमारा फिजिकल वेदरिंग में या मैकेनिकल वेदरिंग में। फिर रस्टिंग ऑफ आयरन, ये केमिकल वेदरिंग का एग्जांपल है। ब्रेकिंग ऑफ फेल्सफर टू क्ले, केमिकल वेदरिंग का एग्जांपल है। और एसिड एक्शन केमिकल वेदरिंग का एग्जांपल है। राइट आंसर होगा बी, सी और डी। नेक्स्ट में पूछा एरोसोल से रिलेटेड हमें सही स्टेटमेंट बताना है। एरोसोल्स इंक्लूड सी सॉल्ट, फाइन सॉइल, स्मोक, पोलेंस एंड सूट, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है एरोसोल इन द एयर कंट्रीब्यूट टू द वेरियस यूज ऑफ रेड एंड ऑरेंज एट सनराइज एंड सनसेट। जो सनराइज और सनसेट पे हमें एटमॉस्फेयर में जो अलग अलग लाइट्स दिखती है, रेड कलर की या फिर ग्रीन ऑरेंज कलर की, तो उसका रीजन एरोसोल होता है, स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ एरोसोल इज मैक्सिमम इन मीजोस्फीयर, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट रहेगा क्योंकि जो एरोसोल्स है वो हाईएस्ट मिलते हैं ट्रोपोस्फीयर में, ना कि मीजोस्फीयर में। नेक्स्ट है एरोसोल एक्ट एज सरफेस ऑन विच वाटर वेपर कंडेंस। सो जो हमारे वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्मेशन है या क्लाउड फॉर्मेशन है वो एरोसोल्स की वजह से ही होती है, स्टेटमेंट करेक्ट होगा, ऑप्शन ए, बी और डी। नेक्स्ट है नोट ट्रू बताना हमें स्पेशियल एनालिसिस से रिलेटेड। द एप्लीकेशन ऑफ क्वांटिटी टेक्निक्स इन लोकेशनल एनालिसिस इज नोन एज स्पेशियल एनालिसिस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। जो क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन आई थी उसमें जो हमने यूज़ किया है लोकेशनल एनालिसिस को, उसी को स्पेशल एनालिसिस बोला गया था। इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद फिलोसफी ऑफ पॉजिटिविज्म, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा क्योंकि क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन का बेस पॉजिटिविज्म ही था, तो ये पॉजिटिविज्म से ही निकल के आया था। नेक्स्ट है जनरलाइजेशन अराइव्ड एट विद द एप्लीकेशन ऑफ स्पेशल एनालिसिस इज बेस्ड ऑन डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड कनेक्शन, ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमें दे रखा है इट गॉट पॉपुलैरिटी ड्यू टू डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच इन ज्योग्राफी, सो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन और डिटर्मिनिज्म का कोई रिलेशन नहीं था, सो राइट आंसर हमारा होगा ए और सी। नेक्स्ट हमें इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। एजेंडा 21 वाज एडोप्टेड इन 1992 एट अर्थ समिट, स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा हो जाएगा बी और डी, बी और सी नहीं। अगले में हमारा एजेंडा 21 1992 अर्थ समिट में आया था, स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज एडोप्टेड इन 1992, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था 1987 में। 88 में वियना कॉन्फ्रेंस हुई थी, वियना कन्वेंशन हुआ था 1987 में, उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की फॉर्मेशन हुई थी। नेक्स्ट है मेन एम ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का रिडक्शन करना था, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि ये जो CFC वाली गैसेस थी उनका रिडक्शन करना था इसमें। नेक्स्ट है कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज क्रिएटेड इन 1992, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, सो राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसमें ए करेक्ट है और डी करेक्ट है, ऑप्शन ए और डी। नेक्स्ट है अर्बन डिक्लाइन से रिलेटेड कि अर्बन डिक्लाइन में इनमें से कौन से फैक्टर इंक्लूड होते हैं। पहला चेंज इन फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, सही है। एग्जॉशन ऑफ मिनरल डिपॉजिट का जब ज़्यादा यूज हो जाएगा उसके बाद अर्बन डिक्लाइन स्टार्ट होता है। फिर क्लाइमेट चेंज, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट रहेगा क्योंकि क्लाइमेट चेंज ओवरऑल सभी चीज़ों को इफेक्ट करता है, तो सिर्फ सिटीज़ को इफेक्ट करे इसकी वजह से सिटी का डिक्लाइन हो, इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। फिर है सिटी गवर्नेंस, ये भी करेक्ट है, इनकरेक्ट होगा क्योंकि सिटी गवर्नेंस का और सिटी डिक्लाइन का आपस में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। फिर कंपटीशन फ्रॉम नियर बाय टाउन्स, ये करेक्ट है, अगर आसपास के टाउन्स में ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है तो उसकी वजह से भी किसी सिटी का डिक्लाइन हो सकता है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसमें ए, बी और ई। नेक्स्ट है 2011 की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि न्यू
2011 का जो सर्वे हुआ था, पॉपुलेशन सर्वे, उसमें इनमें से क्या क्या नया इम्प्रूव किया गया था या फिर सर्वे में क्या क्या नया ऐड किया गया था। तो ऑप्शन ऑफ अदर्स, अदर देन मेल एंड फीमेल, ये सबसे पहले 2011 के सर्वे में ही ऑप्शन दिया गया था कि मेल एंड फीमेल के अलावा कोई अदर्स अपने आप को डिक्लेयर करना चाहे तो वो भी फिल कर सकते हैं। तो ये करेक्ट होगा। टेन्यूर स्टेटस ऑफ लैंड अंडर कल्टिवेशन, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो सेंसस में ऐसा कुछ नहीं पूछा गया था। फिर 4 न्यू कोड्स ऑन डिसेबिलिटी करेक्ट है। इन्फॉर्मेशन अबाउट रेंटियर, सो रेंट पे रहते हो या नहीं रहते हो, ये सब भी 2011 के सर्वे में ही सबसे पहले पूछा गया था। आंसर हो जाएगा ए, सी और डी। नेक्स्ट हमें नोट करेक्ट बताना है। फॉरेस्ट से रिलेटेड है, महोगनी, इबोनी, रोजवुड, ये मेन ट्री है ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन के, स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला है साल और टीक, ये मेन फॉरेस्ट है मॉनसून फॉरेस्ट के, स्टेटमेंट करेक्ट है। उससे अगला चेस्टनट ट्री है, ये एक्स ब्रेकर के रूप में जाना जाता है पराग्वे और सदर्न ब्राजील में, तो ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट रहेगा हमारा, क्योंकि जो चेस्टनट ट्री नहीं, ये क्यूबेको ट्रीज पाई जाती है पराग्वे और सदर्न ब्राजील में, इनको बोला जाता है एक्स ब्रेकर। फिर है सिंसोना ट्री बार्क इज यूज टू मैन्युफैक्चर च्युइंगम, ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है क्योंकि जो सिंसोना ट्री है, सिंसोना ट्री यूज किया जाता है क्योनाइन के लिए। क्योनाइन एल्काइड बनाते हैं हम, एल्केलॉइड, इसकी फॉर्मेशन के लिए सिंसोना ट्री का यूज किया जाता है। टेनिन इज फाउंड इन बार्क ऑफ हेमलॉक, मैंग्रोव स्पीसीज एंड टीक फॉरेस्ट, ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। सो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, डी और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफेंसिव साइट सिटीज में बी ऑल्सो क्लासिफाइड एज हिल टॉप साइट सिटीज, सो इनमें से कौन कौन सी हिल टॉप साइट सिटीज है वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हमारा पहला रहेगा इबादान। इबादान ये नाइजीरिया की सिटी है, ये हिल टॉप सिटी है एक। मॉन्ट्रियल इसमें इंक्लूड नहीं होती, आइलैंड सिटी है ये। इडनबर्ग ये एक हिल टॉप सिटी है ऑस्ट्रेलिया में, तो आंसर होगा ए और सी। न्यूयॉर्क, हैम्बर्ग ये भी हिल टॉप सिटी नहीं है। अगला हमें दे रखा है उलमेन। उलमेन का जो स्पेशल इंटरेक्शन मॉडल था, उसमें इनमें से कौन कौन से एलिमेंट्स इंक्लूड किए गए थे। तो इसका राइट आंसर हमारा रहेगा, इसमें रहेगा कॉम्प्लीमेंटेरिटी, ये उलमेन के मॉडल में था। सस्टेनेबिलिटी इसमें इंक्लूड नहीं था। कन्वीनियंस भी नहीं था। इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी था। ट्रांसफरेबिलिटी था। ये क्या क्या होता है, कॉम्प्लीमेंटेरिटी क्या होता है, जब दो सिटीज़ के बीच में एक दूसरे प्रोडक्ट्स का एक्सचेंज होता है। किसी एक सिटी में कोई चीज़ एक्सेस में है तो दूसरी सिटी में ट्रांसपोर्ट की जाती है, और किसी चीज़ की कमी है तो वहाँ पे इंपोर्ट की जाती है। तो ये जो एक्सचेंज होता है इसको कॉम्प्लीमेंटेरिटी बोलते हैं। इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटीज़, दो सिटीज़ के बीच में हमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। और ट्रांसफरेबिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन कंडीशंस कैसी है उनके बीच में। तो ये उलमेन की जो थ्योरी थी, स्पेशल इंटरेक्शन मॉडल था, उसमें दिए गए थे ए, डी और ई। राइट आंसर 3। नेक्स्ट हमारा कल्चरल रीजन दे रखा है और स्टेट दे रखा है, और हमें बताना है कि करेक्टली मैच कौन सा है इनमें से। हाड़ौती, हाड़ौती राजस्थान में करेक्टली मैच है। फिर है खंडेश, खंडेश वाला जो है ये करेक्टली मैच है, महाराष्ट्र में है। बघेलखंड ये इनकरेक्टली मैच है, बघेलखंड मध्य प्रदेश में आता है। फिर रुहेलखंड, रुहेलखंड भी इनकरेक्टली मैच है, ये यूपी में आता है। मालवा पंजाब में, ये करेक्टली मैच है। अब किसी को लग रहा हो कि मालवा सेंट्रल हाईलैंड्स में भी आता है, तो मालवा जो दो रिवर्स के बीच का जो हाई प्रोडक्शन वाला जोन है पंजाब में, उसको भी मालवा ही बोलते हैं। राइट आंसर अगर होगा ए, बी और ई। नेक्स्ट है रिप्रेजेंट मेन एट्रीब्यूट्स ऑफ जाति, जाति से रिलेटेड स्टेटमेंट दिए गए और करेक्ट बताना है हमें। जातिज आर हिरार्किकली ग्रेडेड, तो जातिज में हिरार्की पाई जाती है, स्टेटमेंट करेक्ट है। दे इनवेरिएबली हैव ए जाति लिंक्ड ऑक्यूपेशन, स्टेटमेंट करेक्ट है। हर जाति के साथ एक ऑक्यूपेशन उसके साथ लिंक किया गया और हर एक जाति की अपना पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन है। नेक्स्ट है मेंबर ऑफ जाति जनरली शेयर हेट्रोजेनस कल्चर, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा, क्योंकि किसी पर्टिकुलर जाति का अपना एक पर्टिकुलर कल्चर होता है और वो उसी होमोजेनस कल्चर पाया जाता है एक पर्टिकुलर जाति में, वो चाहे कहीं भी रह रही हो, उनमें हमें देखने को ऐसे जनरली देखे तो ही पता चल जाता है कि अच्छा इनका इस टाइप का कल्चर रहा होगा। फिर कंसिडरेशन ऑफ अचीवमेंट एंड मोबिलिटी डिटरमाइन इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि जाति का अपने आप में होना ही इंटरेक्शन का एक उसमें मीडियम बन जाता है, कि अगर कोई पर्टिकुलर कास्ट से है तो वहीं से उनका इंटरेक्शन हो जाता है, ना कि मोबिलिटी डिटर्मिनेशन या अचीवमेंट की वजह से कम्युनिकेशन हो रहा है। फिर है जाति सार इंडोगेमियस यूनिट,
इंडोगेमस का मतलब उनका आपस में ही जो मैरिज के रिलेशंस होते हैं एक ही जाति में होते हैं, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, बी और ई। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज यूज टू स्टडी स्टेट बाय पॉलिटिकल ज्योग्राफर। पॉलिटिकल ज्योग्राफर क्या क्या यूज करते हैं एक स्टेट को स्टडी करने के लिए? पावर ओवर द पीपल ऑफ एन एरिया, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा, पावर इससे रिलेटेड हम स्टडी नहीं करते पॉलिटिकल ज्योग्राफी में। फिर रिकग्निशन बाय सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी, तो ये किसी स्टेट को या फिर कंट्री को कंट्री के रूप में डिक्लेयर करने के लिए जो रिकग्निशन चाहिए उसमें यूज करते हैं, ये इनकरेक्ट होगा। फिर डिफाइन पोर्शन ऑफ अर्थ लैंड सरफेस विथ रिकॉग्नाइज लिमिट्स, स्टेटमेंट करेक्ट है। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होना चाहिए और ऑर्गेनाइज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स पीपल एंड आइडियाज होना चाहिए। ये तीन चीज़ें हम पॉलिटिकल या फिर पॉलिटिकल ज्योग्राफर्स पढ़ते हैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी में। आंसर होगा सी, डी और ई। नेक्स्ट हमारा डार्विन का ज्योग्राफिकल थॉट पे इन्फ्लुएंस, इससे रिलेटेड भी हर साल एक या दो क्वेश्चन आ ही रहा है। तो डार्विन का किस किस पे इन्फ्लुएंस था? जेम्स हटन की यूनिफॉर्मिटेरिज्म वाली थ्योरी, ये इनकरेक्ट रहेगा। जेम्स हटन की थ्योरी बहुत पहले आ गई थी, 1750s में ही आ गई थी, और इस पे डार्विन का कोई इन्फ्लुएंस नहीं था। फ्लोर था, फ्लोर ने यूज किया था स्ट्रगल और सिलेक्शन वाला कॉन्सेप्ट रेस, स्टेट और टाउन में, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर वर्क ऑफ डार्विन का जो वर्क था ओरिजिन ऑफ एटोल्स, इससे जो आगे थ्योरी आई थी साइकिल ऑफ इरोजन आया था, इन दोनों का आपस में लिंक था, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। पीवाईक्यू में भी हमने किया था कि डेविस का जो साइकिल ऑफ इरोजन था वो डार्विन की थ्योरी से इन्फ्लुएंस था। नेक्स्ट है स्टोडार्ट्स, इसने फिजियोलॉजिकल नीड ऑफ स्टडी टू असेस इन्वायरमेंटल इफेक्ट, इस पे एम्फेसिस किया था, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी और सी। नेक्स्ट है डिवीजन मॉडल ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन, ये स्पेस डिपेंडेंट सीरीज ऑफ लैंडफॉर्म बताता है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा। क्लास के स्टार्टिंग में भी एक क्वेश्चन आया था हमारा। तो डेविस का जो मॉडल था वो टाइम डिपेंडेंट मॉडल था, यानी उसमें जो पहले यंग स्टेज है, फिर मेच्योर स्टेज है, फिर ओल्ड स्टेज है, तो ये स्पेस डिपेंडेंट ना होकर टाइम डिपेंडेंट है। पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। पेंक का जो मॉडल था ये टाइम इंडिपेंडेंट सीरीज को इनिशिएट करता है, तो स्टेटमेंट करेक्ट है। पेंक का मॉडल टाइम इंडिपेंडेंट मॉडल था। फिर है डेविशियन ज्योग्राफिकल साइकिल एम्फेसाइज ऑन स्टेज एंड लेस्ट अटेंशन टू स्ट्रक्चर, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि जो डेविस का मॉडल था, डेविस का मॉडल इफेक्ट था, डेविस का मॉडल मेनली एम्फेसाइज करता है स्टेज पे, स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम पे। नेक्स्ट है पेंक एम्फेसाइज करता है स्टेज पे ना करके वो करता है फेज पे, पेंक यूज करता है टर्म फेज और डेविस करता है स्टेज। तो आगे की तीनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, बी, सी और डी। नेक्स्ट इसमें हमारा है रिसोर्सेज से रिलेटेड है, रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। क्रोमाइट डिपॉजिट्स आर फाउंड इन फॉर्म ऑफ सेग्रीगेशन मासेस एंड वीन्स इन अल्ट्रा बेसिक रॉक्स सच एज ड्यूनाइट, पेरिडोटाइट्स एंड सर्पेंटाइन, स्टेटमेंट करेक्ट है। जो क्रोमाइट्स है वो वीन्स के रूप में ही पाए जाते हैं। अगला है बायोस्फीयर रिजर्व का जो कॉन्सेप्ट था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था इकोलॉजिकल कंजर्वेशन एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व्स का मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो था मेन और इन्वायरमेंट, इसका साथ में कि ह्यूमन और इन्वायरमेंट का लिंकेजेस बना रहे। अगला जामनगर ऑयल रिफाइनरी हैज़ द लार्जेस्ट इंस्टॉल कैपेसिटी, स्टेटमेंट करेक्ट है, और यूजेस इंपोर्टेड क्रूड पेट्रोलियम। तो जामनगर वाली ऑयल रिफाइनरी है, इसकी इंडिया में सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है। फिर है इलिमेनाइट बीच सैंड्स ऑफ केरला कंटेन्स लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ मोनाजाइट्स इन इंडिया, सो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। केरला की कोस्ट पे जो मोनाजाइट्स है इसके जो रिसोर्स है इसका रिजर्व पाए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ए, सी और डी। नेक्स्ट है हमारा ज्योग्राफिकल इंटरेस्ट इन इलेक्टोरल स्टडीज। सो इलेक्टोरल स्टडीज में ज्योग्राफी में कौन कौन से कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं? तो ज्योग्राफी ऑफ सिंबल्स, ये इसका एक कंपोनेंट नहीं है। ज्योग्राफी ऑफ वोटिंग, ये भी इसका एक वोटिंग वाला रहेगा। ज्योग्राफी ऑफ वोटिंग मार्जिन, ये इसका, ये दोनों पॉलिटिकल ज्योग्राफी के हो गए, पॉलिटिकल साइंस के हो गए। बाकी ज्योग्राफी ऑफ वोटिंग, ज्योग्राफिकल इन्फ्लुएंस ऑन वोटिंग, ज्योग्राफी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ये हम ज्योग्राफिकल स्टडीज में पढ़ते हैं। तो आंसर होगा बी, डी और ई। नेक्स्ट हमारा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमें। पहला दे रहेगा स्टबल बर्निंग कंट्रीब्यूट्स टू एयर पोल्यूशन, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है। डिस्चार्ज ऑफ वार्म वाटर फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट इनटू रिवर्स डज नॉट कंट्रीब्यूट टू
थर्मल पॉल्यूशन, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। जो इंडस्ट्रीज है उनसे जो गर्म पानी डिस्चार्ज किया जाता है रिवर्स में, उससे थर्मल पॉल्यूशन देखने को मिलता है। फिर है नॉइस पॉल्यूशन कैन कॉज इमोशनल और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट सच एज इरिटेबिलिटी, एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस, स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला माउंटेन एरियाज, ट्रेस फार्मिंग इज द ओनली ऑप्शन टू कंट्रोल सोइल इरोजन, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ओनली ऑप्शन नहीं है। जो माउंटेन एरियाज है उसमें और भी है, जैसे एफोरेस्टेशन वगैरह कर दो, या फिर जो टेरेस फार्मिंग है उसके अलावा जो मल्टीपल क्रॉप वाला पैटर्न है वो सब भी वहाँ पे अपनाए जा सकते हैं। राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉट करेक्ट बताना है हमें, ग्रोथ पोल से रिलेटेड। पेरोक्स ओरिजिनल वर्क फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ पोल इन इकोनॉमिक स्पेस, स्टेटमेंट करेक्ट है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट रहेगा। फिर है बोडेवाली कॉम्प्रिहेंसिवली, पेरोक्स वाला स्टेटमेंट सही है, इसने जो ग्रोथ पोल्स थे इकोनॉमिक स्पेस में इसी के बारे में बताया था। नेक्स्ट है बोडेवाइल कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सक्लूडेड द ज्योग्राफिकल डायमेंशन फ्रॉम ग्रोथ पोल, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि बोडेवाइल का जो ग्रोथ पोल मॉडल था वो ज्योग्राफिकल इन्फ्लुएंस से रिलेटेड ही था। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ पोलराइजेशन डिपेंड अपॉन एग्लोमरेशन इकोनॉमीज, तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है कि एग्लोमरेशन इकोनॉमीज पे डिपेंड होता है ये। नेक्स्ट है टिकल डाउन इफेक्ट आर मिनिमम इंटरेस्ट टू रीजनल प्लानर्स, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट रहेगा क्योंकि जो रीजनल प्लानिंग में ट्रिकल डाउन इफेक्ट को ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। स्पेशल इंटरेक्शन इंक्लूड मूवमेंट ऑफ गुड्स ओनली, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, इसमें गुड्स सर्विसेज पीपल इन सब का मूवमेंट को हम एनालाइज करते हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, सी और ई, बी सी ई, बी डी ई, ट्रिकल डाउन वाला रॉन्ग था। नेक्स्ट है ओपेक से रिलेटेड कि इनमें से कौन सी ओपेक की फाउंडिंग कंट्रीज थी, तो फाउंडिंग में ईरान रहेगा, इराक रहेगा और सऊदी अरेबिया रहेगा, ए बी और ई। इंडोनेशिया, लीबिया, इन्होंने ओपेक की स्टैब्लिशमेंट 1960s में हुई थी और इंडोनेशिया लीबिया ने इसको ज्वाइन किया था 1962 में। नेक्स्ट है नोट करेक्ट बताना है, स्पेशल इंटरेक्शन इज रिफ्लेक्टेड इन द फ्लो ऑफ पीपल, गुड्स एंड इंफॉर्मेशन, स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर है ग्रेविटी मॉडल इज यूज फॉर स्पेशल इंटरेक्शन एनालिसिस, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। हैस्ट अप्लाइड कॉन्सेप्ट ऑफ कंडक्शन, कन्वेंशन, रेडिएशन ऑफ फिजिक्स इन इज मॉडल ऑफ स्पेशल इंटरेक्शन, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट रहेगा, हैस्ट ने ये फिजिक्स वाले कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई नहीं किए थे। फिर फोर्थ दे रखा है डायरेक्शन ऑफ स्पेशल इंटरेक्शन इज डिटरमाइंड बाय एक्सक्लूसिवली बाय इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी, तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। स्पेशल एनालिसिस का इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी के साथ इसमें कोई लिंकेजेस नहीं था, आंसर हो जाएगा सी और डी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछे थे हमें। नेक्स्ट है वेबर की इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी से है, पहला स्टेटमेंट है इट इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन ऑफ वेरिएबल फिजिकल एंड कल्चरल लैंडस्केप, स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि वेबर की थ्योरी में हम पहला स्टेटमेंट यही पढ़ते हैं कि आइसोट्रोपिक सरफेस होगा, आइसोट्रोपिक सरफेस यानी जहाँ पे फिजिकल और कल्चरल कंडीशन सेम पाई जाएगी। नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योर्स हैव परफेक्ट नॉलेज ऑफ लोकेशन ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केट, स्टेटमेंट करेक्ट है कि जो रॉ मटेरियल कहाँ कहाँ पाया जाएगा इसका परफेक्ट नॉलेज रहता है और मार्केट की एक्सेस का भी पता रहता है। एग्लोमरेशन हैज नो रोल इन डिटरमाइनिंग इंडस्ट्रियल लोकेशन, स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा क्योंकि एग्लोमरेशन इकोनॉमीज के बारे में भी वेबर बताता है अपनी थ्योरी में। अगला देयर आर मल्टीपल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड वेबर नहीं बताता है, वो मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की बात करता है क्योंकि मोस्टली इंडस्ट्रीज की लोकेशन रॉ मटेरियल के आसपास या कहाँ स्टैब्लिश होगी इसी की उसमें बात की गई है, ना कि ट्रांसपोर्टेशन मोड्स की। इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट कॉस्ट लोकेशन, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी और ई, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर एंड मिनरल रिसोर्स इन इंडिया, इससे रिलेटेड कोंकण रेलवे कनेक्ट्स रोहा टू कन्याकुमारी, इसमें कन्याकुमारी नहीं होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ये रोहा से मंगलुरु तक है कोंकण रेलवेज, सो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट। फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सिंगल ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी टू हैबिटेशन ऑफ 1000 पर्सन, इसमें पहले 500 था, 500 है प्लेन एरियाज के लिए, 250 है जो माउंटेनियस एरियाज है, तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर महाराष्ट्र इज लॉन्गर कर्सिंग पीरियड ऑफ शुगरकेन देन उत्तर प्रदेश, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और आंध्र प्रदेश भी शेयर ऑफ मोर देन 98% ऑफ प्रोडक्शन ऑफ माइका इज द लीडिंग माइका प्रोड्यूसिंग स्टेट, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, आंसर हो जाएगा सी और डी।
नेक्स्ट हमारा है ट्रांसपोर्टेशन एंड इरिगेशन इन इंडिया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ये सर हिंद कैनाल जो है ये सतलज से ओरिजिनेट होती है और राजस्थान को वाटर सप्लाई करती है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इसका ओरिजिन तो सतलज से ही है, लेकिन ये वाटर सप्लाई पंजाब हरियाणा को करती है। फिर है केरला स्टेट है, इसका जो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है वो सबसे ज़्यादा है, और जो रोड्स की डेंसिटी है वो 100 स्क्वायर किलोमीटर है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर है बकिंगम कैनाल इज पार्ट ऑफ नेशनल वाटरवे 5, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट रहेगा, बकिंगम कैनाल वाटरवे 5 का पार्ट नहीं है, और बकिंगम कैनाल जो है ये आंध्र प्रदेश के पार्ट्स में पाई जाती है। फिर है ट्यूबवेल्स है वो इंडिया में इरिगेशन का सबसे बड़ा या लार्जेस्ट सोर्स के रूप में है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा। राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी और डी। फिर है मैच वाली लिस्ट आई है हमारे पास, लोकल विंड्स दे रखे हैं और उनके टाइप्स दे रखे हैं। पहला लेवेंथर पाई जाती है स्पेन में, कोल्ड विंड्स इन सदर्न स्पेन। नॉर्वेस्टर है ड्राई एंड गस्टी विंड इन न्यूजीलैंड। फिर है जोंडा वाली है अर्जेंटीना की विंड है ये, वार्म विंड इन अर्जेंटीना। और बाईस है फ्रांस की विंड, कोल्ड विंड इन फ्रांस। नेक्स्ट अगेन मैच द फॉलोइंग वाला है, डेज कौन से डे पे कौन सा इंटरनेशनल डे मनाया जाता है, तो इसमें 2 फरवरी हमें पता है वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाते हैं हम। रामसार जो कन्वेंशन हुआ था वो 2 फरवरी 1970s में हुआ था, उसके बाद से 2 फरवरी को वेटलैंड डे के रूप में मनाते हैं। फिर है 22 अप्रैल को अर्थ डे, 5 जून को इन्वायरमेंट डे, और 16 सितंबर को ओजोन डे। अगले में मैच में हमें पूछ रखा है कंज्यूमर डिकम्पोजर दे रखा है, और आगे उसका एग्जाम्पल है प्राइमरी कंज्यूमर में इसमें हमारा रहेगा डियर। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर में होगा फॉक्स, टर्सरी कंज्यूमर में हो जाएगा टाइगर, और डिकम्पोजर में हो जाएगा फंगी। नेक्स्ट है वर्क दे रखा है और उसके साथ स्कॉलर का नाम दे रखा है। क्रॉप कॉम्बिनेशन एनालिसिस, क्रॉप कॉम्बिनेशन वाला था वेवर का। आइसोलेटेड स्टेट वाला दिया था वॉन थीनन ने। फिर इंटरविनिंग अपॉर्चुनिटीज ये स्टोफर का था, और सिक्वेंट ऑक्यूपेंस ये था विटलसे का। नेक्स्ट है हमें जो साइकिल ऑफ इरोजन थे उसमें जो लास्ट स्टेज था या फिर जो प्लेन्स बनते थे इरोजनल प्लेन्स, उनके नाम दे रखे हैं और स्कॉलर के नाम दे रखे हैं। प्राइमरम्फ होता है लास्ट स्टेज, जो पेंक का साइकिल ऑफ इरोजन था, पेंक के साइकिल ऑफ इरोजन का लास्ट में जो फॉर्मेशन होती है वो प्राइमरम्फ की होती है। फिर पेडी प्लेन जो एलसी किंग का साइकिल ऑफ इरोजन है उसका लास्ट स्टेज है। पेल प्लेन बनता है क्रिक में के साइकिल में, और पेने प्लेन बनता है डेविस के साइकिल में। नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ टाइड्स से रिलेटेड जो थ्योरीज है और स्कॉलर है, इससे रिलेटेड भी पीवाईक्यू में एक क्वेश्चन आया जिसमें टाइड्स की ओरिजिन वाली थ्योरीज दे रखी थी और उनके ईयर वाइज हमें सीक्वेंस में अरेंज करना था। ये चारों ही थ्योरी दे रखी थी। डायनामिक थ्योरी जो है ये दी गई थी लाप्लास के द्वारा। स्टेशनरी वेव थ्योरी दी गई है हेरिस के द्वारा। प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी दी गई है विलियम वेवल के द्वारा, और इक्विलिब्रियम थ्योरी न्यूटन के द्वारा। अगले में हमें दे रखा है ट्रिब्यूटरी दे रखी है और रिवर दे रखी है, मैच करवाना है। काली सिंध रिवर, काली सिंध है चंबल की ट्रिब्यूटरी। हसदेव है महानदी की। सिंध है तापी की, और पूर्णा है सिंध यमुना की है। सिंध यमुना की और पूर्णा है वो तापी की है। नेक्स्ट में दे रखा है मेजर लैंग्वेज और सब लैंग्वेज ग्रुप। लैंग्वेज दार्डिक ग्रुप, दार्डिक का एग्जाम्पल होगा सीना। मोन खमेर खासी, ये इसी पेपर में पीछे एक क्वेश्चन आ रखा है, तो उसमें हमने देखा है मोन खमेर खासी का एग्जाम्पल था। फिर नॉर्दर्न द्रविडियन, ये गोंडी जो लैंग्वेज है, और ऑस्ट्रिक इसका हो जाएगा मुंडा। अगले में हमें 4 विंड्स दे रखी है और उसका डिस्क्रिप्शन। ये जो 4 नाम से ये हम ज्योग्राफिकल थॉट में जो एंशिएंट ज्योग्राफिकल थॉट है उसमें देखते हैं। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के बेस पे इनका क्लासिफिकेशन है। जैसे जो बोर वाली है वो नॉर्दर्न होती है, ई वाली होती है ईस्टर्न वाली है, यूरस। ओटस वाली थी ये साउथ की थी, और जेफाइरस थी ये वेस्ट की थी। तो इनका मैच भी इसी के अकॉर्डिंग करते हैं। बोरस नॉर्दर्न विंड स्ट्रॉन्ग एंड कूल विथ क्लियर स्काई, यूरस ईस्टर्न विंड, नोटस सदर्न विंड, और जेफाइरस वेस्टर्न विंड। नेक्स्ट है ज्योग्राफिकल डेफिनेशन दे रखी है और आगे में स्कॉलर का नाम दे रखा है। रीजनल ज्योग्राफी में परहैप्स बी ट्राइंग टू पुट बाउंड्रीज दैट डू नॉट एग्जिस्ट अराउंड एरियाज दैट डू नॉट मैटर, तो ये डेफिनेशन दी गई थी किम्बले के द्वारा। फिर इनोवेशन ऑफ डिफ्यूजन एनालिसिस, इससे रिलेटेड जो थ्योरी है वो दी गई है नॉर्टन के द्वारा। फिर टू आइडेंटिफाई ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम्स परहैप्स टू सॉल्व देम, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये दिया गया था स्टोडार्ट के द्वारा। और हिस्टोरिकल प्रोसेसेस में प्रोवाइड द बेसिस फॉर स्ट्रक्चरिंग द लैंडस्केप एज ए वे ऑफ लाइफ, ये दिया गया था ले के द्वारा।
नेक्स्ट हमारा है जियोमॉर्फोलॉजी की जो थ्योरीज है, साइकिल ऑफ इरोजन है या फिर उससे रिलेटेड जो थ्योरीज है उनको हमें सीक्वेंस के अकॉर्डिंग बताना है। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटेरिज्म, ये सबसे पहले आया था जेम्स हटन के द्वारा। तो हमारी सीरीज स्टार्ट होगी ए से। उसके बाद डायनामिक इक्विलिब्रियम थ्योरीज, डायनामिक इक्विलिब्रियम थ्योरीज ये 1940s के आसपास आई है। डी मॉर्फोलॉजी एनालिसिस, ये पेंग का मॉडल था जो 1924 में आया था। और फिर है ज्योग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोजन, ये डेविस का है जो 1890s में आया था, 88 में आया था वैसे डेविस का मॉडल। तो ए, उसके बाद डी हो जाएगा, फिर सी और बी, ए डी सी बी, ऑप्शन 3। फूड चेन से रिलेटेड पूछा हमें मार्स कम्युनिटी में, करेक्ट सीक्वेंस बतानी है हमें। तो इसमें हो जाएगा सबसे पहले ग्रीन प्लांट, फिर आएगी बटरफ्लाई, और उसके बाद फ्रॉग, उसके बाद हॉक, स्नेक, फिर हॉक, बी, डी ए ई सी बी, डी ए ई सी बी, ये हो जाएगा मार्स कम्युनिटी में। फिर करेक्ट सीक्वेंस बतानी है हमें। कंसेंट्रिक जोन थे, वॉन थुनन का जो एग्रीकल्चर मॉडल था उसके अकॉर्डिंग हमें करेक्ट सीक्वेंस बतानी है। ये भी हम पीवाईक्यू में डिस्कस कर चुके हैं। जो पहला पेपर था उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ही वॉन थुनन से रिलेटेड था। इसका राइट आंसर हमारा रहेगा पहले होगा मार्केट गार्डनिंग, उसके बाद उसमें रहता है फायरवुड एंड टिम्बर, फिर आ जाता है क्रॉप फार्मिंग विदाउट फिलो, फिर है 3 फील्ड सिस्टम, फिर होगा लाइव स्टॉक, CBADE, ऑप्शन 3। नेक्स्ट हमारा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमें रैंकिंग इन कंट्रीज को अरेंज करना है। तो इसमें देखें तो फर्स्ट रैंक पे रहा था स्विट्जरलैंड, फिर नॉर्वे सेकंड पे था, आइसलैंड थर्ड पे था। तो 3 तो यही हो गए, सी, बी और डी। अगर ऑस्ट्रेलिया का आपको नहीं भी पता हो तो आप आंसर पे आ सकते हो। ऑस्ट्रेलिया की रैंक रही थी इसमें 10। नेक्स्ट इसमें दे रखा है जो पॉपुलेशन डिसेंडिंग ऑर्डर में हम बताना है नॉन रिलीजियस पॉपुलेशन को, वर्ल्ड में कौन से एरियाज में हाईएस्ट से लोएस्ट के अकॉर्डिंग नॉन रिलीजियस पॉपुलेशन या फिर ऐसे लोग जो रिलीजन पे बिलीव नहीं करते वो पाए जाते हैं। तो इसमें देखें तो आंसर रहेगा हमारा सबसे ज़्यादा ऐसे लोग पाए जाते हैं ईस्ट एशिया में। ईस्ट एशिया में नॉन रिलीजियस जो पॉपुलेशन है उसके परसेंटेज सबसे ज़्यादा है वर्ल्ड में। उसके बाद हमारा इसमें होगा ईस्टर्न यूरोप, फिर इसमें हमारा हो जाएगा डी सदर्न पैसिफिक, फिर होगा एंग्लो अमेरिकन, और फिर होगा लेटिन अमेरिका, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है, बुक्स के नाम दिए गए हैं। पहला नेचर ऑफ ज्योग्राफी, नेचर ऑफ ज्योग्राफी ये भी पीवाईक्यू में आ चुका है, ये हार्टसोन की बुक थी, 1940s में आई थी, ये 1939 में आई है हार्टसोन की। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन ये इमैनुअल कांट की बुक है, ये आई थी 1781 में। फिर ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये डार्विन की बुक है, ये 1759 की है, 1859 की है। फिर एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी, तो इसकी सीक्वेंस हमारी हो जाएगी, सबसे पुरानी हो जाएगी क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन कांट वाली बुक, फिर डार्विन वाली, फिर नेचर ऑफ ज्योग्राफी, और फिर एक्सेप्शनलिज्म, BCAD। फिर है रेडिएशन को बताना में लॉन्गेस्ट से शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। ये वाला क्वेश्चन पिछले पेपर में भी रिपीट हुआ है, ये हमारे स्पेक्ट्रम से है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ से शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की ओर हमें बताना है। तो इसका आंसर हमारा रहेगा सबसे पहले इसमें आएगा इंफ्रारेड, उसके बाद रहेगा विजिबल, उसके बाद इसमें होगा अल्ट्रा वायलेट, फिर एक्सरेज। इस तरह इनकी वेवलेंथ डिक्रीज इंक्रीज शॉर्टेस्ट हो जाएगी, यहाँ पे हाईएस्ट रहेगी, यहाँ पे लोएस्ट रहेगी वेवलेंथ। नेक्स्ट हमें दे रखा है क्लाउड्स इन स्काई से रिलेटेड है वार्म फ्रंट। जब एक फ्रंट आता है, वार्म फ्रंट और कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट जब किसी एरिया में आएगा तो जो क्लाउड्स की सीक्वेंस रहेगी वो हमें बतानी है कि सबसे पहले कौन से क्लाउड दिखते हैं या फिर सबसे पहले कौन से क्लाउड आएंगे, उसके बाद की आगे क्या सीक्वेंस रहेगी। तो जब वार्म फ्रंट आता है मिड लेटीट्यूड्स में तो उसमें सबसे पहले आते हैं साइरस क्लाउड, सबसे आगे रहते हैं साइरस क्लाउड, उसके बाद आते हैं अल्ट्रोस्टेटस, नहीं उसके बाद रहते हैं साइरोस्टेटस, उसके बाद आता है अल्ट्रोस्टेटस, और सबसे लास्ट में आता है निम्बोस्टेटस। निम्बोस्टेटस जब पहुंचता है किसी एरिया में तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलती है। और साइरस क्लाउड्स क्या होते हैं, ये रेनलेस क्लाउड होते हैं। ये जब आते हैं तो ये इंडिकेटर होते हैं एक तरीके से कि अगले कुछ घंटों में बहुत तेज़ बारिश होने वाली है।
तो ये हमारे सीक्वेंस हो गई वार्म फ्रंट में क्लाउड्स की। नेक्स्ट है मेजर सोल्ट्स का परसेंटेज बताना हमें ओशियनिक वाटर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, कि हाईएस्ट कौन सा सोल्ट पाया जाता है और लोवेस्ट कौन सा है। हाईएस्ट इसमें रहता है सोडियम क्लोराइड, ओशियनिक वाटर में हाईएस्ट परसेंटेज सोडियम क्लोराइड का होता है, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड का होता है, उसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट का होता है, उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट का होता है CaDb। नेक्स्ट है हमें लॉन्गिट्यूडनल फॉल्ट दे रखे हैं हिमालयाज के, उनको साउथ से नॉर्थ की ओर अरेंज करना है। तो इसमें देखो तो हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट सबसे नीचे रहता है, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट है हमारा जो गेंजेटिक प्लेन है और शिवालिक्स है, इनके बीच वाली जो फॉल्ट लाइन है वो हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट है। फिर है मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट हमारी होगी जो शिवालिक और लेसर हिमालयाज है। फिर मेन सेंट्रल थ्रस्ट है ये जो ग्रेटर हिमालयाज और मिडल हिमालयाज है उनके बीच वाली लाइन हो गई। और इंडो सांगपो सचर जोन ये सबसे नॉर्थ में पाया जाता है, ये जो ग्रेटर हिमालयाज और उसके ऊपर टिबेटन प्लेट्यू है उसके बीच वाली जो लाइन है। राइट आंसर हो जाएगा ABDC। नेक्स्ट हमारा है मैक्सिमम सैलिनिटी इज सीन एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसका रीजन दे रखा है लो रेनफॉल, हाई इवापोरेशन एंड हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर। स्टेटमेंट करेक्ट है। सैलिनिटी से रिलेटेड पिछले तीनों चारों पेपर में ही क्वेश्चन आता ही है इसकी डेंसिटी से रिलेटेड। अगला मिनिमम सैलिनिटी है वो टेम्परेट जोन में देखने को मिलती है, जिसका रीजन है एक्सेस ऑफ इवापोरेशन एंड लार्ज सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर। तो ये मिनिमम सैलिनिटी तो यहाँ पे देखने को मिलती है, लेकिन इसका ये रीजन इनकरेक्ट है, क्योंकि मिड लेटीट्यूड में इवापोरेशन ज़्यादा नहीं होता, वहाँ पे स्नो कैप्ड एरियाज देखने को मिलती है, उसकी वजह से लो सैलिनिटी रहती है। तो इसमें स्टेटमेंट 1 ट्रू होगा और सेकंड फॉल्स हो जाएगा। अगले में दे रखा है इल नीनो हैज ए स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑन मेरीन लाइफ अलोंग पेरू कोस्ट। स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि इल नीनो का ओरिजिन पेरू कोस्ट से ही होता है, वहाँ पे कोल्ड करंट वगैरह स्टार्ट होते हैं। ड्यूरिंग इल नीनो अपवेलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट रिच कोल्ड वाटर इज वीकेंड विच अफेक्ट्स फाइटोप्लैंक्टन। सो इल नीनो के टाइम में जो कोल्ड करंट है वो वीक हो जाता है, उसकी वजह से जो अपवेलिंग है, जो कोल्ड वाटर की अपवेलिंग होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, जिससे न्यूट्रिएंट्स या फिर जो फूड है फाइटोप्लैंक्टन के लिए उसकी कमी आ जाती है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट रहेगा, ऑप्शन 1। फिर अगला पूछ रखा है मैं स्ट्रक्चरलिज्म से रिलेटेड कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। पहले में दे रखा है कि स्ट्रक्चरलिज्म इज कंसर्न विद डिस्कवरिंग द थिंग्स दैट आर रियल एंड इंपॉर्टेंट इन सोशल लाइफ बाय लुकिंग बिनेथ द टेक फॉर ग्रांटेड सोशियो इकोनॉमिक कैटेगरीज। सेकेंड स्टेटमेंट इसमें दे रखा है कि इट एप्रिशिएटेड द ह्यूमन एक्टिविटी एंड इंटेंशनलिटी रिलेटेड टू इंडिविजुअल लाइफ्स। सो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, क्योंकि स्ट्रक्चरलिज्म इंडिविजुअल लाइफ पे फोकस नहीं करता, जो सोसाइटी में स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं उन पे ज़्यादा फोकस करता है। राइट आंसर होगा स्टेटमेंट 1 करेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट। नेक्स्ट हमारा है एजर्सन रीजन वाला अगेन, लैंडस्केप डोमिनेटेड बाय कलेक्शन ऑफ फोक कस्टम चेंज रिलेटिवली लिटिल ओवर टाइम्स, वेर इज मॉडर्न कम्युनिकेशन फैसिलिटीज फ्रीक्वेंट चेंज इन पॉपुलर कस्टम। तो पहले में दे रखा है कि जो ऐसे लैंडस्केप जहाँ पे फोक कस्टम्स पाई जाती है वहाँ पे चेंज टाइम के साथ धीरे कम चेंज देखने को मिलता है, और वहीं जो मॉडर्न कम्युनिकेशन फैसिलिटीज है वहाँ पे चेंजेस देखने को मिलते हैं पॉपुलर कस्टम में टाइम के अकॉर्डिंग या फिर स्पेस के अकॉर्डिंग। अगले में दे रखा है फोक कल्चर इज मोर लाइकली टू वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम एट गिवन प्लेस, और पॉपुलर कल्चर इज मोर लाइकली टू वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एट ए गिवन टाइम। सो फोक कल्चर तो टाइम टू टाइम होगा कि टाइम के अकॉर्डिंग उसमें चेंज देखने को मिलेगा, वहीं जो पॉपुलर कल्चर होता है उसमें प्लेस टू प्लेस चेंजेस देखने को मिलते हैं। स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई एक्सप्लेनेशन दिख नहीं रही, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है इंसुलर कंट्रीज आर जियोपॉलिटिकली पावरफुल स्टेट। इंसुलर का होता है, इंसुलर होता है जो आइलैंड कंट्रीज होती है, तो ये पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट होती है। स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे नेवल बेस वगैरह इंटरनेशनल बेस वगैरह बनाए जाते हैं, जैसे अमेरिका के बेस है इंडियन ओशियन में, रशिया के बेस है, तो इसलिए ये कंट्री जियोपॉलिटिकली इंपॉर्टेंट होती है। जियोग्राफिकल लोकेशन एडवांटेज ऑफ नेविगेशन फैसिलिटीज एक्सेस टू रिसोर्स आर यूनिक एडवांटेज ऑफ इंसुलर कंट्रीज। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर व्हाट डू यू मीन बाय हैजार्ड फुटप्रिंट ऑफ लैंडस्लाइड। हैजार्ड फुटप्रिंट क्या होता है, इसका आंसर होगा हमारा ट्रेवल डिस्टेंस एंड वॉल्यूम ऑफ डेब्री ट्रिगर्ड बाय लैंडस्लाइड। सो हैजार्ड फुटप्रिंट, अगर लैंडस्लाइड आई है उसके बाद वो उसका क्या मूवमेंट रहा है, किस दिशा में मूवमेंट रहा है, उसको एनालाइज करने के लिए हम फुटप्रिंट्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा है लैंडस्लाइड के कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या रहेंगे। तो लैंडस्लाइड
कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लैंडस्लाइड किस पे डिपेंड रहेंगे, तो ये डिपेंड रहेंगे टाइप और मैग्नीट्यूड ऑफ लैंडस्लाइड पे, कि लैंडस्लाइड की मैग्नीट्यूड क्या रहा है और कौन से टाइप की लैंडस्लाइड आई है। फिर है विच प्रोसेस एक्सर्ट ए सिग्निफिकेंट एंड डायनामिक इन्फ्लुएंस ऑन स्लोप स्टेबिलिटी, स्लोप स्टेबिलिटी पे सबसे ज़्यादा क्या इफेक्ट करता है, तो ये रहेगा हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेसेस। फिर विच आर द ट्रिगरिंग फैक्टर फॉर अक्रेंस ऑफ लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड के लिए मेन फैक्टर्स क्या रहेंगे, तो इसका आंसर हमारा रहेगा रेनफॉल, अर्थक्वेक, चेंजेस इन ग्राउंड वाटर। नेक्स्ट है जियोमेट्रिक रिस्क इज डिफाइंड है। जियोमेट्रिक रिस्क क्या होती है, जियोमेट्रिक रिस्क होती है हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ एक्सट्रीम इवेंट इन गिवन टाइम एंड लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो क्या प्रोबेबिलिटी रहती है किसी इवेंट के अकर होने की, तो ये हमारा हो गया जियोमॉर्फिक रिस्क। नेक्स्ट हमारा माल्थस से रिलेटेड है। माल्थस, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड अर्थ रिसोर्सेस। माल्थस के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन ग्रोथ और रिसोर्सेज में क्या लिंक था, तो इसका आंसर हमारा रहेगा कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से होती है, और जो अर्थ पे रिसोर्सेज है उनकी ग्रोथ स्लो रहती है। जियोमेट्रिक और अर्थमेट्रिक जो ग्रोथ वाला कॉन्सेप्ट था वो माल्थस के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट हमें पूछ रखा है कि बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ माल्थुसियन पर्सपेक्टिव रिलेटेड टू पॉपुलेशन ग्रोथ एंड रिसोर्सेज, तो इसमें रहेगा पेसिमिस्टिक, क्योंकि माल्थस क्या कहता है, माल्थस कहता है कि अर्थ की रिसोर्सेज है उसकी कैपेसिटी स्लो है और ह्यूमन पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ेगी, तो एक टाइम के बाद वहाँ पे पॉपुलेशन जो फूड की कमी आ जाएगी, उसकी वजह से मास एक्सटिंक्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे माल्थस पेसिमिस्टिक थॉट रखता है कि पॉपुलेशन की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि बहुत ज़्यादा फूड प्रोडक्शन कर सके। नेक्स्ट है ग्रेट प्लेग इन इंग्लैंड हिस्ट्री अकर्ड इन विच पीरियड, तो यह आया था 17th सेंचुरी में ग्रेट प्लेग। फिर है व्हाट फैक्टर वर रेस्पॉन्सिबल फॉर डेथ ऑफ पीपल ड्यूरिंग ब्लैक डेथ इन ग्रेट प्लेग इन इंग्लैंड। सो ग्रेट प्लेग और ब्लैक डेथ के टाइम में कौन से मेन फैक्टर थे, तो इसका था स्टारवेशन एंड प्लेग। फिर है इंप्रूवमेंट इन द ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज इन इंग्लैंड एंड यूरोप हेल्प टू सब्सटेंशियली रिड्यूस मोर्टेलिटी इन एज ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन। सो कौन से एज ग्रुप की पॉपुलेशन को सबसे ज़्यादा इसने प्रोटेक्ट किया था, ये था इन्फेंट पॉपुलेशन। इसी के साथ आज वाला पेपर हमारा कंप्लीट हो जाता है। कल से हम जो पीछे के और पेपर आए जून 2022 वाला वो डिस्कस करेंगे। अगर आपके कोई डाउट हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो, या फिर किसी क्वेश्चन में अगर कोई गलती से कोई आंसर अगर गलत बता दिया गया है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि हम 100% श्योर कुछ क्वेश्चंस पे नहीं हो सकते, क्योंकि आंसर की वगैरह ऑफिशियल जो आंसर की है वो यूजीसी के द्वारा बाद में जारी नहीं की जाती है। जो पहले टेम्परेरी आंसर की आती है वही अवेलेबल रहती है हमारे पास। इसके अलावा पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।